बताया ब्रेक पर जाने से पहले चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 89 विधानसभा सीटों पर कल महत्वपूर्ण दिन मतदान होना है। और भी ज्यादा अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं, इन खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त गुजरात के राजकोट से लाइव वर्चुअल तौर पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दौलत सिंह चौहान जी। दौलत जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहेंगे गुजरात का माहौल क्या है। कल महत्वपूर्ण दिन है मतदान का, क्या सोच समझकर एक आम वोटर मतदान केंद्र पर जाएगा और अपना वोट कास्ट करेगा, क्या मानकर चले? 182 सदस्यीय विधानसभा है गुजरात की, उसमें से 89 लगभग आधी सीटों के लिए कल पहले चरण का मतदान है। प्रचार का शोरगुल जो है कल शाम को थम गया है। उसके बाद से जो भी प्रत्याशी हैं उनके लोग घर घर जाकर के जो एक सिलसिला होता है प्रचार करने का, उसमें लगे हुए हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह से इस चुनाव के आखिरी दौर तक सभी दलों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमजोर रही है, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने अति प्रचार किया है, बहुत ज्यादा प्रचार किया है। उनकी तरफ से जितने नेता आए हैं अन्य पार्टियों की तरफ से, उससे 10-15% ही नेता लोग प्रचार में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य ज्यादातर यहाँ आ गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आए, अमित शाह है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां मुझे लगता है गुजरात में की है। और मतलब कल तक उनकी चुनावी रैलियां हुई है, परसों तक जो 4 बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने की है। तो कोशिश ऐसी लग रही है, ये परसेप्शन जरूर बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो फिर से गुजरात में सरकार बना लेगी। और इस परसेप्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितने प्रयास करने पड़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में जो परसेप्शन है वो सही है, या भाजपा के पास अंदरूनी रिपोर्ट कुछ अलग है जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार में इतनी ताकत झोंक रहे हैं। जबकि सामने की तरफ से आम आदमी पार्टी को छोड़ दे, उनका भी जो चुनाव प्रचार है वो दिल्ली के एमसीडी चुनाव घोषित होने के बाद में जो अरविंद केजरीवाल है उनका एक पांव दिल्ली में फंस गया, तो वो भी थोड़ा यहाँ कम आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वैसे भी राहुल गांधी की 2 मीटिंगों के अलावा गिने चुने नेता ही आए हैं गुजरात में प्रचार करने। उसके बावजूद भाजपा इतनी ताकत क्यों लगा रही है? भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि हम एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। अब तक हमने गुजरात में जितनी भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जितनी भी सीटें हासिल की है, उस रिकॉर्ड को हम ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए हम इतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं गुजरात की जनता में ये जो भारतीय जनता पार्टी का अति प्रचार है या इतना ज्यादा प्रचार है, उसको लेकर के एक मतलब विपरीत सोच भी देखने को मिली है कि कहीं ये इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है। ये अलग बात है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का होल्ड है। ये जब से गोधरा हुआ उसके बाद से भाजपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बना है जो इंटैक्ट है अभी तक भी, उसमें से कोई खास टूट फूट नहीं हुई है। वो वोटर, बहुसंख्यकों का वोटर आज भी भाजपा के साथ है। बावजूद इसके, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, अब गुजरात में अर्बन नक्सल पांव पसारने की तैयारी कर रहे हैं, गुजरात को सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिस तरह की कोशिशें कर रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है। और इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि एक बात तो बहुत स्पष्ट लग रही है चुनाव, पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले, कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने में तो मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन जो ये रिकॉर्ड बनाने की बात है वो कहीं धरातल पर दिखती नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी टक्कर दी है कई सीटों पर, और कई सीटों पर कांग्रेस का परंपरागत रूप से होल्ड है, वो इस बार भी बना रहेगा। कांग्रेस की पिछली बार 77 सीटें आई थी, वो इतनी सीटें इस बार नहीं आएगी। सीटों में कांग्रेस की भी कमी होगी, लेकिन भाजपा की सीटों में यदि कोई कमी होती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 7 के बहुमत का आंकड़ा था, 99 सीटें बीजेपी की आई थी और 92 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है, तो 7 सीटें ज्यादा थी। उसमें यदि थोड़ा बहुत भी आम आदमी पार्टी सेंध लगाती है तो स्थिति ऐसी बन सकती है जिसकी वजह से गुजरात में तोड़फोड़ की नौबत आ जाए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार तैयारी की है कि जैसे पिछले चुनाव में जो लोग कांग्रेस से जीते वो बाद में भाजपा में चले गए,
फिर उपचुनाव में जीतकर मंत्री तक बन गए। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक वचन पत्र अपने सभी प्रत्याशियों से भरवाया है कि वो चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर तोड़-फोड़ की नौबत आती है तो सबसे सॉफ्ट निशाना कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। आम आदमी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी भले ही छोड़कर जाएं नहीं जाएं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ी आसानी से इधर से उधर पहले भी हुए हैं और आगे भी हो जाएंगे। जी जी, ये बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से वचन पत्र भरवाए हैं। एक तोड़फोड़ की आशंका उन्हें लग रही है चुनाव के बाद। दौलत जी, जब भी चुनाव की बात होती है, चुनाव जीत में कई फैक्टर्स वैसे तो काम करते हैं, लेकिन बात अगर करें मतदान पर जाने से पहले घोषणा पत्र की, जो पार्टियों ने वादे किए हैं, दावे किए हैं आम जनता से, उनको अगर कंपेयर करें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्रों की, उनके वादों की, क्या देखते हैं कौन किसका पलड़ा ज्यादा है, किसका कम है? किस तरह से आकलन करें इसका? जहां तक वादों का सवाल है उसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े वादे किए हैं, फ्री बिजली की बात की है, फ्री एजुकेशन की बात की है और कई सारे गारंटियां दी है। 1000 रुपया शिक्षित महिलाओं को दिया जाएगा, बेरोजगार युवाओं को रोज भत्ता दिया जाएगा। बहुत बड़ी-बड़ी जो फ्री की घोषणाएं करने में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आगे है और उनका ये दावा भी है कि हमने जो कहा है वो किया है। दिल्ली और पंजाब इसके उदाहरण है। जी। इसलिए वो अब सवाल ये है कि दिल्ली और पंजाब में जो फार्मूला चला फ्री गारंटियों का, क्या वो फार्मूला यहाँ चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। जी। और अगर ये बाकी पार्टियों का जहां तक सवाल है, भाजपा तो ये दावा कर रही है कि ये जो आज गुजरात है वो भाजपा ने बनाया। मतलब प्रधानमंत्री का ये स्लोगन यहाँ होर्डिंग्स पर दिखता है कि आ गुजरात मैं बनाया छू, मतलब ये गुजरात मैंने बनाया है। जी। मोदी जी से पहले ये गुजरात नहीं था। गुजरात को गुजरात जो है वो मोदी जी ने बनाया है, भाजपा ने बनाया है। कांग्रेस का यहाँ पे नारा चल रहा है, कांग्रेस नु काम बोले छे, मतलब कांग्रेस का काम बोलता है। और वादे दोनों ने खूब बढ़ चढ़ करके किए इन्होंने भी, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुकाबले इनके वादे थोड़े से संयमित है। जो पूरे किए जा सकते हैं ऐसे वादे हैं। अब आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका शासन करने का तरीका अलग है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आम आदमी की जो बातें हैं वो इतनी गले उतर पाएगी गुजरात की जनता के, जितनी पंजाब और दिल्ली में उतरी है। तो गुजरात में बीजेपी का जो परंपरागत होल्ड है वो कहीं कहीं स्टैंड करेगा। बहुसंख्यक मतदाता आज भी इस बात से खुश है कि पहले जितनी असुरक्षा थी गुजरात में, जितनी अशांति थी, उस पर तो भाजपा ने 100% कंट्रोल किया है। पहले अहमदाबाद हो चाहे गुजरात के अन्य शहर हो, आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे, बम फट जाए कहीं, गुजरात के लिए मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल थे। लेकिन आज गुजरात में भी 8-10 जिले घुमा हूं और मैंने ये देखा है गुजरात में कम से कम भाजपा का ये दावा तो सही है कि उन्होंने कानून व्यवस्था बहाल की है। यहाँ पे शांति है, लोगों में डर नहीं है। बाकी जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो अपनी जगह है। लेकिन एक इस बात पर भाजपा खरी उतरी और इसका गुजराती इस बात को मानते भी बहुत हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि अगर दूसरे लोगों को मौका मिला तो आज गुजरात में जैसी शांति है, जैसा विकास हो रहा है, वो आपसे छीन जाएगा। ये जरूर एक बहुत इफेक्टिव मुद्दा बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जी, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी हो गया घोषणा पत्र में किए गए दावे और वादे। और दौलत जी, कल वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद सामने आएगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा। क्या मानकर चले नतीजे का कुछ संकेत इन वोटिंग परसेंटेज से मिल सकेगा? पिछली बार से वोटिंग ज़्यादा हुई, कम हुई, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या रहेगा, ये सब मानकर चले कोई संकेत मिल जाएगा नतीजों को लेकर? पिछले चुनाव में देखिए, पिछले चुनाव से के समय पाटीदार आंदोलन अपने शबाब पर था और पाटीदारों ने भाजपा का बहुत तगड़ा विरोध किया था। उस समय भाजपा को कम से कम सौराष्ट्र में तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में तो भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा था। इस बार वो पाटीदार आंदोलन नहीं है और पाटीदारों के उस समय के जो खास नेता बने थे हार्दिक पटेल, वो भी घूम फिर के वापस भाजपा में चले गए हैं और भाजपा में विरमगांव से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछली बार 70% के 68 से 70% इन 54 सीटों पर
मतदान हुआ था, अगर इस परसेंटेज को क्रॉस करता है मतदान, तो भाजपा के लिए खतरा है। क्योंकि जब मतदान बढ़ता है तो उसको सत्ता विरोधी माना जाता है, और अगर यदि परसेंटेज इससे कम रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो प्रयास किए उनमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। कम मतदान का मतलब ये होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा सरकार के प्रति रोष नहीं है। जब मतदाता ज्यादा तब निकलता है जब उस सरकार वो मतलब परेशान हो और वो सरकार के खिलाफ वोट करना चाहता हो, तब ज्यादा मतदान होता है। इसलिए कल ये पता चलेगा, अगर 70% अबव मतदान होता है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए खतरे की स्थितियां बनेगी, और अगर कम होता है पिछली बार से, कि कम में भी मतलब 5-10% घटता है, तब तो भाजपा के लिए बड़ी आसान स्थिति हो जाएगी, और 2-4-5% ऊपर होता है तो आप समझिए पहले जैसी स्थितियां रहेगी। जी, और जो दौलत जी, जिस तरह से इस बार 2 सेशंस में गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, कल सौराष्ट्र, कच्छ और इस 89 सीटों पर इलेक्शन होने, ये जो इलाके हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है, इसे शेष गुजरात से जहां दूसरे चरण में वोटिंग होगी उससे अगर कंपेयर करें तो क्या यहाँ की स्थितियां कुछ हद तक अलग हैं? वोटर्स की मनस्थिति अलग है, कुछ उनकी उम्मीदें अलग हैं, ऐसा मानकर चले? नहीं, बिल्कुल अलग है। यहाँ मैं बता रहा हूँ ना कि सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की ये जो सीटें हैं, इस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल पेश आई थी। बाकी गुजरात में जैसे जहाँ सूरत वगैरह में जो जिस तरह से क्लीन स्वीप किया था जी, भारतीय जनता पार्टी ने, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाल बाल बच गई थी। तो ये इलाका भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यहाँ मुझे लगता है इस इलाके में सबसे ज्यादा रैलियां की है, और इस पे फोकस भी इसी लिहाज से किया है, और यहाँ की जनता को उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि अगर पिछली बार की तरह यहाँ की जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से जितना साथ देना चाहिए उतना नहीं दिया, तो ये जो आज विकास दिख रहा है, क्योंकि बड़े बड़े इस इलाके में सबसे बड़ा काम हुआ है नर्मदा नहर का, जिसका कांग्रेस के जमाने में विरोध होता था, और बाद में भाजपा के आने के बाद ये बांध की ऊंचाई बढ़ी, उसके गेट खोलने का मामला था, वो खोले गए और नहरें बनी, किसानों को उससे बहुत फायदा हुआ। अब पहले यहाँ एक फसली होता था मामला, अब 2 फसलें होती है, किसानों की आय बढ़ी है, किसान संतुष्ट है, वो सारी चीजें हैं। उसका सारा भुनाने की उस सब के बावजूद पिछली बार भाजपा चुनाव यहाँ से इतनी सफलता भाजपा को नहीं मिली थी। कांग्रेस को 54 में से 30 और भाजपा को 23 ही सीटें मिली थी। तो इस बार मुझे लगता है कि उस अनुभव को देखते हुए भाजपा ने पूरा जनता को समझाने की कोशिश की है कि उनको भाजपा के आने से क्या क्या फायदा हुआ है, और इसका मुझे असर भी लगता है। इस बार सौराष्ट्र में भाजपा की स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी रहने की उम्मीद है। जी, गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं, उन्होंने भी जनसभाएं की हैं, प्रचार अभियान में भागीदारी निभाई है। लेकिन क्या मानकर चले, जो राष्ट्रीय स्तर का एक दो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिसको लेकर नाराजगी लोगों में देखी जाती है, महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, जो नेशनल लेवल के इशू हैं, वो क्या यहाँ पर कोई फैक्टर काम कर रहा है? कोई नाराजगी लोगों को ओवरऑल महंगाई से लेकर है मतदाताओं के बीच? इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, गुजरात में एक ही मुद्दा है, मोदी को जिताना है या हराना, और कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे। मोदी मतलब गुजरात की जनता मोदी को अपना फेस मानती है। ज्यादातर मतदाताओं का ये मानना है कि मोदी को मजबूत करेंगे तो ही गुजरात मजबूत होगा। अगर मोदी जी कमजोर होंगे तो गुजरात भी कमजोर होगा। ऐसे में यहाँ मुद्दा कोई भी नहीं है, महंगाई नहीं है, वो नहीं है, मुद्दा सिर्फ है मोदी। और मोदी का अपना वास्तव में जलवा है, और आज जब पूरे देश में मोदी का जलवा है तो गुजरात में तो आप सोचिए कि ये तो उनका खुद का राज्य है। यहाँ की जनता उनको हराने का फैसला बहुत आसानी से नहीं कर पाएगी। और अब तक के जो भी चुनाव नतीजे रहे, पिछली बार पाटीदार आंदोलन एक पर्टिकुलर मांग को लेकर के था, उसका एक एजेंडा था, इसकी वजह से पाटीदार मतलब जानबूझ करके भाजपा के खिलाफ गए थे। बाकी अन्य कोई इस तरह का मुद्दा नहीं था पाटीदार भाजपा के। जब मोदी का सवाल आता है तो मुझे लगता है गुजरात का हर वर्ग मोदी के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है।
कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है वो आज भी इंटैक्ट है, उसमें कुछ तोड़फोड़ जरूर हुई है। इस बार आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस का और वोट बैंक छिटकेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं कांग्रेस के ही वोट काटेगी, वो भाजपा के भी वोट कई इलाकों में काटने वाली है। तो इसका मिश्रित नतीजा रहेगा आम आदमी पार्टी का। अगर आम आदमी पार्टी की 20-25 सीटें आती है तो दोनों पार्टियों का नुकसान है, और अगर 5 से 10 के सीट बीच में आम आदमी जीतती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा को आम आदमी पार्टी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई है। ये उसका निष्कर्ष निकलेगा। जी। और दौलत जी, चुनाव आयोग तो लगातार दावे कर रहा है कि पूरी तरह से स्वच्छ निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न करा दी जाएंगे, लेकिन क्या मानकर चले इन चुनावों में धन बल बाहुबल की जो बातें हैं क्या इस बार देखने को मिली हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए? गुजरात में अदृश्य बाहुबल है क्या, देखता नहीं है वो। गुजरात का कोई भी मतदाता जो भाजपा से खुश नहीं है, सरकार से परेशान है, दुखी है, वो अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता है। बात कहता नहीं है कि वो भाजपा के खिलाफ है। हाँ, भाजपा के पक्ष में जो है वो बहुत मुखर है और बहुत चिल्ला के कहेंगे भाजप भाजप, उसमें वो उनको कोई डर नहीं है। लेकिन जो भाजपा से खुश नहीं है वो सीधी बात नहीं करते। वो मतदाता कहता है हाँ देखेंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो काम करेगा वो जीतेगा, आप किसको देंगे, अभी तो कुछ फैसला नहीं किया, आपका नाम क्या है, तो फिर वो रवाना ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है, गुजरात के कई लोगों से मेरी बात हुई, आम मतदाता जो भाजपा के पक्ष में नहीं है वो भाजपा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर ऐसा वो करता है तो उसको कई तरह से परेशान किया जाता है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। और चाहे पुलिस जाके परेशान कर ले, चाहे नगर पालिका जाके कर ले, रेडी वाला है, दुकानदार है, कोई किसी से पंगा लेना नहीं चाहता है। इसलिए एक तरफ ये वोटर है जो नाराज होते हुए अपनी बात नहीं कह पाता है, दूसरा वो वोटर है जो खुल करके भाजपा के समर्थन में है। इसलिए ओवरऑल परसेप्शन जो है वो भाजपा के पक्ष में ही दिखता रहता है। अब ये जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है कि जनता गुस्से में है और वो मतदान के दिन जाकर विस्फोट करेगी, वो तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा कि इनकी बात में कितना दम है। मोटे तौर पे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन अच्छा है और फिर वो एक बार सरकार बना लेगी। सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो जाए बात अलग है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती हुई फिलहाल दिख रही है, दावे चाहे कुछ भी हो। जी, तो कुल मिलाकर चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है, कल का दिन महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत सिंह चौहान जी, आप हमारे साथ गुजरात राजकोट से लाइव वर्चुअल तौर पर जुड़े और इस चुनाव का विश्लेषण किया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।